नमस्ते दोस्तों, मैं एक शराबी नाम रवि। हाँ रवि भाई। हाय। ईश्वर की कृपा है यस दोस्तों, आप लोगों का साथ। हाँ, ईश्वर की कृपा है, आप लोगों का साथ है। इस वजह से आज अभी तक शराब के पहले गुट से दूर एक सुखी और समाधानी जीवन जीने का प्रयत्न कर रहा हूँ। दोस्तों, स्पॉन्सर स्पॉन्सर रिलेशनशिप, इस सब्जेक्ट पे मुझे मेरे अनुभव बताने के लिए ओपन फेलोशिप ऑनलाइन मीटिंग ने यहाँ मुझे मौका दिया, इसलिए मैं सबसे पहले तो उनका आभारी हूँ। और दोस्तों, इस बहाने मुझे अपने पास्ट में जाके वो अनुभव कंगालने का एक मौका दिया। और मैं अपने पुराने पास्ट में जाके वो अनुभव देखा कि यार स्पॉन्सर का क्या महत्व वो है। लिटरेचर का थोड़ा सा मैंने पढ़ाई किया कि लिटरेचर में इस बारे में क्या लिखा गया है, क्या क्या हो सकता है। दोस्तों, मैं अनुभव से आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर यहाँ साझा करूंगा। दोस्तों, मेरा 14 साल का अल्कोहलिज्म रहा है। मैं 1996 में 16 साल की उम्र में पहली बार नागपुर सिटी में आया। यानी नागपुर से 140 किलोमीटर पे देवरी करके एक खेड़ा गांव है, वहाँ पे पिताजी की जॉब थी। और दोस्तों, वहाँ जॉब थी तो 10वीं तक मैं पढ़ाई लिखाई में बड़ा अच्छा था। गांव से टॉप आया था, 8वीं में पहला नंबर आता था मेरा, 9वीं में पहला नंबर आता था। और दोस्तों, घर वालों को लगा कि यार ये बंदा थोड़ा पढ़ लिख लेता, होशियार है, तो भैया ये कुछ करेगा प्रगति। इस हिसाब से दोस्तों, मेरे पिताजी ने उस टाइम पे कुछ डिसीजन लिए और नागपुर सिटी में हमको पढ़ने के लिए भेजा। यहाँ जगह था, प्लॉट थी हमारा। यहाँ दोस्तों हमने मकान बनाए और मकान बनने के बाद यहाँ रहने लगे दोस्तों। तर मित्रांनो, नागपूर सिटीत आलो 1996ला आणि आल्यानंतर जिथे राहणं होतं आमचं, तो थोडासा स्लम एरिया होता, झोपड़पट्टी टाइप तिथं होत्या। और वो लोगों के साथ में मेरा उठना बैठना होता था। एक्चुअल टीनेज थी, क्या सही क्या गलत मुझे समझता नहीं था। तब तक के मैंने बाहर की दुनिया देखी नहीं थी, कुछ बुरी चीजें होती है ऐसा मुझे पता नहीं था। दोस्तों, मेरा एक अच्छा थॉट था उस टाइम पे कि यार कुछ क्यों ना अपना पढ़ाई के साथ साथ में खुद का खर्चा जो है पढ़ाई का मैं खुद उठा लूं। इस हिसाब से दोस्तों मैंने पार्ट टाइम जॉब करना शुरू किया कॉलेज में। कॉलेज करता था 7 से 11। और एक डेंटिस्ट कंपाउंडर करके था, वो बंदा डेंटिस्ट था, तो उसके साथ में शाम को 6 से 9 रात को जॉब किया करता था। और दोस्तों, जॉब करता था तो वो मुझे साइकिल चलाने लगाता था। और साइकिल से रोज रात को हॉस्पिटल खत्म होने के बाद 8:30-9 बजे मुझे बार में ले जाके बैठाता था, वो दारू पीता था। वहां पे दोस्तों मैं पहली बार इंटरैक्ट हुआ शराब के साथ। मन में इच्छा रहती थी पीने की। डॉक्टर वो मुझे ऑफर करता था कि रवि ले एक पैक पी। लेकिन दोस्तों, मैं डर के वजह से वो शराब नहीं पी, क्योंकि बचपन से ही मेरी ये सोच थी कि यार शराब अच्छी चीज नहीं है, नहीं पीना चाहिए। बड़े लोग पीते थे, मैंने देखा था, लेकिन उसको समाज अच्छे नजर से देखता नहीं था, ये मुझे पता था। इस हिसाब से दोस्तों, मैं कभी शराब नहीं पीता था उसके साथ बैठ। और ये सिलसिला दोस्तों कम से कम 1.5-2 महीने तक के रहा। डॉक्टर साहब शराब पीने के बाद दोस्तों एक रेड अलर्ट एरिया है हमारे नागपुर में, वहाँ लेके जाते थे। मैं ड्राइवर था उनका, साइकिल चलाता था, वो पीछे बैठा करते थे। रेड अलर्ट एरिया में जाके दोस्तों उन्होंने मेरे सामने कई बार संबंध बनाए थे। वहां पे भी मुझे ऑफर दी थी, लेकिन मेरा डर था कि मैंने उसको नहीं बोला था। साथ साथ में दोस्तों हॉस्पिटल में भी डॉक्टर साहब बनाते थे संबंध। तो वो मेरे सामने किया करते थे, 2-3 बार उन्होंने ये चीजें की। और मैंने लाइफ में पहली बार वैसा सारी चीजें देखी हुई थी। दोस्तों, मैं बहुत डरपोक था, खेड़े गांव से आता था, हीन भावना नाम की चीज थी, मेरी लैंग्वेज नहीं थी, मेरे को मिक्सअप नहीं होते आता था। और मैंने दारू नहीं छुई थी, कोई गलत काम मैंने तब तक नहीं किया था, एकदम सात्विक इंसान था। 16 11वीं में मैं 17 साल का था।
उसके बाद दोस्तों 2 महीने के बाद धीरे धीरे वो डॉक्टर के साथ रहने की वजह से मेरा डर निकल गया। 2 महीने के बाद मैंने पहली बार उनके साथ में 90 पी, और वो 90 पीने के बाद उस दिन दोस्तों पता नहीं उनका ईगो हर्ट हुआ कि क्या हुआ। उन्होंने एक पैक पिलाया, फिर दूसरा पिलाया, फिर तीसरा पिलाया, और मैं पिया, मेरे को बड़ा अच्छा लगा। खाना खाया और वही उसी रात में दोस्तों हॉस्पिटल में ही सोया। मैं भारी, मेरी मेरा कोटा डोंगा भारी हो गया, यानी मैं ब्लैकआउट में चला गया फर्स्ट टाइम दारू पीने के बाद। सुबह उठा दोस्तों, वो डॉक्टर ने मेरे 2 महीने से मेरा पेमेंट नहीं किया था। मैं डर की वजह से कुछ बोलता नहीं था। मैं जंगल, खेड़ेगांव और बहुत निचले गांव से नागपुर सिटी में आया हुआ था। बहुत हीन भावना में रखा करता था। और पहली बार मैंने तब ड्रिंक की, और दूसरे दिन उसने पेमेंट दिया। मैं बोला साला, बोले रात को तो खूब बड़बड़ कर रहा था। बोले ठीक है, ऐसे तो बात नहीं करता। बोले ये ले बोलो पेमेंट। बोला बड़ी अच्छी चीज है यार। क्योंकि दोस्तों वो शेर के मुंह को खून लग जाना या फिर कुत्ते के मुंह को हड्डी लग जाना, ऐसा काम हो गया था मेरा वाला। मेरे को पहली बार वो लगा, और वो नशा, वो फीलिंग, वो एहसास, बड़ी अच्छी चीज देखी गई। तो मैं बोला यार साला ये तो बहुत बढ़िया चीज है, इससे डेयरिंग आती है, बात आती है, अपन ने इसको ट्राई करना चाहिए। और दोस्तों मैं मौके तलाश में लगा, मौके तलाश में लगा 15 दिन, महीने भर बाद। तो मैंने फिर बाद में हॉस्पिटल भी छोड़ दिया। हॉस्पिटल इसलिए छूटा दोस्तों ईश्वर की कृपा से कि मैंने हॉस्पिटल छोड़ने के बाद मेरे को पता चला कि वो जो डॉक्टर था वो डेंटिस्ट था। वो कोई डेंटिस्ट वेंटिस्ट नहीं था। उसने वो डेंटिस्ट बना, दांत बनाने का कुछ कहीं से प्रैक्टिस करके कंपाउंडर रह के मेरे जैसा सीख लिया था, और उसने डुप्लीकेट बिना सर्टिफिकेट के हॉस्पिटल डाला था जहाँ वो काम कर रहा था। वो पकड़ा गया, वो सेंट्रल जेल चला गया, और बहुत लंबा कांड हो गया उसका। दोस्तों मैं वहां से बच गया। मैंने 15 दिन पहले वहां से जॉब छोड़ चुका था। लेकिन दोस्तों मुझे शराब की चटक लग गई थी, और उसके बाद मैं मौके तलाशने लगा यार कब मिलेंगी, कहाँ मिलेंगी, कैसे लोगों से मिलेंगी, क्योंकि घर में पता ना चले, ये मेरे मौके ढूंढता था। और दोस्तों वो शराब के साथ साथ में मैंने फिर बाकी के जो शौक थे वो मेरे चालू हो गए। सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, तंबाकू खाना, खर्रा खाना, और ये जो नशा प्राप्त करने के लिए अपने से ज्यादा निचले लोगों के साथ में रहना, क्योंकि घर से पैसे मिलते नहीं थे। और दोस्तों मैं वो बीड़ी सिगरेट पीने के लिए बीड़ी के टुकड़े उठा के भी सिगरेट पिया करता था। शराब हासिल करने के लिए क्रिमिनल लोगों के साथ में मेरा रहना, उठना बैठना, और मेरा लालच था कि यार कैसे तो भी ये शराब पिला दूं। इतना दोस्तों मैं लालची, और कोई भी हद तक के जाने के लिए मेरा तभी से स्टार्ट हो गया था 18, 19, 20 साल की उम्र से। और वो चीज हासिल करने के लिए मैं किसी भी हद तक के जाने के लिए तैयार रहता था, नशा हासिल करने के लिए। और मैंने उसके बाद में जो भी जॉब देखे, यानी काम किए, तो उसका उद्देश्य रहता था पैसा कमाना, और वो पैसा इसलिए कमाना क्योंकि मैं मेरा नशा पूरा कर सकूं। मैं उसके बाद बहुत सारे काम किए दोस्तों, जो मेरे स्टेटस पे नहीं है, वो भी मैंने वो कुछ स्लम एरिया के लड़कों के साथ में रह के रोड के काम, ब्रिज के काम, स्लैब डालने के काम, रेती गिट्टी डालने के काम, मीटर पे नंबर डालने के काम, वेयर बार में पेटियां उतारने के काम, पेपर बांटने के काम, दूध के काम, ये सारे काम मैं करता था। पर एक भी जगह पे टिका नहीं रहता था, 1-2 महीने करता था, पैसे कमाता था, पूरा पैसा मैं नशे में, दारू के लिए खर्चा किया करता था। तो इस प्रकार से दोस्तों मेरी दारू की शुरुआत हुई। 20 साल की उम्र में दोस्तों मेरे पिताजी का देहांत हुआ, और उनकी जगह पे मुझे अनुकंपा पे जॉब लगी, गवर्नमेंट जॉब। ये कोई दोस्तों रोक टोक नहीं, क्योंकि घर में रोक टोक नहीं, क्योंकि जॉब कर रहा हूँ मैं, पैसा कमा रहा हूँ। और दोस्तों वो पैसे का सारा इस्तेमाल मैं शराब पीने के लिए किया करता था, घर में पैसे नहीं दिया करता था। मेरा 2400 घंटे विचार शराब के लिए जाता था। और मुझे दोस्तों एक डर ये था, क्योंकि मैं डरपोक किस्म का इंसान था, एक अच्छा डर ये था कि यार साला मेरे को गवर्नमेंट जॉब लग गई है पिताजी के अनुकंपा बेस पे महामंडल में, और मेरा उठना बैठना, मेरे दोस्त तो वही झोपड़पट्टी के दोस्त लोग हैं, जो क्रिमिनल है, जो बयान करते, मारा पीटी करते, दारू पीते, पत्ते खेलते।
तो अगर मैं इनके साथ में ज्यादा रहा तो कभी मेरे ऊपर केस हो जाएंगी और मेरी लाइफ खराब हो जाएंगी, मेरी नौकरी चली जाएंगी। ये डर से दोस्तों मैं शाम को ऑफिस छूटने के बाद लेट आया करता था, या तो फिर कोई कार्यक्रम में टाइम पास करता था। कभी चर्च में चले जाता था, कभी आईएमए हॉल में कोई प्रोग्राम हुआ तो वहां चले जाता था। कहीं ना कहीं दोस्तों ऐसे घूमते रहता। रात को आते टाइम 8 साढ़े 8 बजे एक अपनी 90 देसी की मारना या फिर एक नींद दारू पीना और घर आना, खाना खाना, सो जाना। ये मेरा रूटीन हो गया था दोस्तों, और इस रूटीन से मैं चल रहा था। साथ साथ में दोस्तों मुझे रेड अलर्ट एरिया में जाने का शौक उसी दौरान लग गया था। एक दिन आड़ मैं रेड अलर्ट एरिया में जाके अपनी हवस की पूर्ति किया करता था। और जाने के पहले वो वह आधा पहले दारू पीना, काम करना, बाद में काम होने के बाद, और आधी एक निपटी के घर आना। ये मेरा रूटीन हो गया दोस्तों। और देसी दारू पीता था दोस्तों मैं। पैसा पगार उतना कुछ ज्यादा बड़ा नहीं था। 22 साल की उम्र होंगी दोस्तों, ऐसे ही मैं विचार में था, क्योंकि दारू बहुत बढ़ गई थी। दारू की वजह से बस्ती में आए दिन झगड़े होते थे, घर में मम्मी किरकिर करती थी, और मेरे को भी ऐसा लगता था कि यार साला मैंने दारू छोड़ देना चाहिए, क्योंकि दारू पे मेरा बस ही नहीं चलता था दोस्तों। मैं मेरे तरफ से सारी कोशिश करता था दूर रहने के लिए, लेकिन मैं होनेस्ट नहीं रहता था। मैं सुबह निश्चय करता था नहीं पीऊंगा, शाम को दोस्तों पी जाता था। फास्ट के दिन भी दोस्तों मैं दारू पीता था कि भैया चल जाती है, फास्ट के दिन भी शराब पी लिए तो। इस प्रकार का मैं दोस्तों बंदा था। और ऐसे में दोस्तों 22 साल की उम्र में 2002 में मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस का एक बोर्ड पढ़ने को मिला। जिस रास्ते से मैं रोज जाना आना करता था साइकिल से, वहाँ वो बोर्ड में अक्सर पढ़ता था, क्या आप शराब छोड़ना चाहते हो, निःशुल्क मदद के लिए संपर्क करें। दिन सोमवार शुक्रवार शाम को 7 से 8, लोहे की इस पे पेंटिंग से वो बोर्ड लिखा हुआ था दोस्तों। वो पढ़ता था, मैं बोलता था यार आज मंगलवार है, आज नहीं, शुक्रवार को जाएंगे। मैं दिन का इंतजार करता था दोस्तों। उस टाइम पे मोबाइल वोबाइल भी नहीं थे, तो मैं फोन भी नहीं कर पाता था, लेकिन मैं ठहराता था अभी। हाँ, तो शुक्रवार को कभी भूल जाता था, दूसरा रास्ता बदल जाता था, अभी सोमवार को जाएंगे, अभी शुक्रवार को जाएंगे। ऐसा करते करते 1 महीना 1.5 महीना निकल गया। मेरा रोज का रूटीन 1 डेढ़ पीने का चल रहा था, ऐसे ही दिन कट रहे थे। और एक शाम को मैं दोस्तों, शाम को 6:30 बजे मैं जाके वहां बैठ गया, जहाँ स्कूल से जहाँ बोर्ड था। शुक्रवार का दिन होगा दोस्तों। एक 6:30 बजे एक वहाँ बुजुर्ग आदमी आए, जिनका नाम श्याम था, और उन्होंने दोस्तों मुझे बातचीत में उलझा के रखे। और 6:30 से 7 बजे तक के वो हम बाहर बैठे रहे वट्टे पे। 7 बजे 2-3 लोग आए, फिर वो मीटिंग रूम खोली गई, मैं मीटिंग रूम में बैठा। और मीटिंग रूम में दोस्तों मैंने अल्कोहलिज्म की स्टोरी सुना। सन 2002 में दोस्तों मेरी उम्र थी 22 साल, और वहाँ जितने भी शेयरिंग कर रहे थे सबकी उम्र 40 साल के ऊपर की थी, यानी 18 साल का डिफरेंस। और मैं सुनते वहाँ दोस्तों तुलना कर रहा था, जो एक बीमारी का एक पार्ट है, कि यार मैं तो 22 ही साल का हूँ, इन्होंने जो दारू पी वो 20-22 साल दारू पी। दारू पीने की वजह से किसी की औरत छोड़ के गई, किसी के कर्जे हो गए, किसी पुलिस केस हो गई, किसी की शारीरिक हालत टूट गई, समाज में बदनाम हो गए। ये अस्त व्यस्त था, वो दोस्तों अपने पर्सनल शेयरिंग में वगैरह शेयर कर रहे थे। और मैं वहाँ बैठे बैठे पीछे के बेंच पे ये सोच रहा था कि यार ये इनके साथ हुआ, मेरे साथ थोड़ी ना हुआ। मेरी उम्र 22 साल है, मेरी शादी नहीं हुई तो बीवी जाने का सवाल ही नहीं उठता। मैं दारू पीता हूँ करके समाज में नहीं पता, मैं डिनाइल कर रहा था। मेरे ऊपर कोई बैंक के कर्ज नहीं, पुलिस केस कोई नहीं है, मैं शराबी नहीं हूँ यार, गलती से आ गया है यहाँ पे। दोस्तों ये थॉट आए, और मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस के फिर वहां से मीटिंग से मैं घर जाते टाइम वही मेरा रूटीन, 8 साढ़े 8 बजे अपनी 1 डेढ़ निप मारे देसी की, और घर गए, खाना खाए, सो गए।
दोस्तों मैं अल्कोहलिक था, इसीलिए वहाँ ईश्वर ने मुझे भेजा था, लेकिन मैं उस टाइम पे उस उम्र में समझ नहीं पाया। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मैं एक टाइम पास के जरिया से आता था, बैठता था, जाते जाते आधी एक नींब दारू पी के मैं घर चले जाता था। ये रूटीन 3-4 साल रही दोस्तों। और उसके बाद मेरी 2004 में मैं दारू पी के नहीं था। मेरे ऑफिस के चपरासी को मैंने गुस्से में आके बहुत सारी गालियां दी, और वो चपरासी ने अपने मेरा जनरल मैनेजर को जाके बताया कि ये लड़का माँ बहन की गालियां दे रहा है करके। और दोस्तों मेरी ट्रांसफर हो गई नागपुर से 140 किलोमीटर दूर नवेगांव बांध। वहां मैं अकेला था दोस्तों, ना घर का कोई टेंशन, ना कुछ। वहां दोस्तों मैंने शराब मेरी अतोनात बढ़ गई। रोज मैं शराब पीता था, सुबह से दारू पीता था। मुझे रोक टोक नहीं थी किसी प्रकार की। मैं वहाँ 2-3 साल रहा। मेरा वहाँ एक अफेयर भी चला और इनलीगल संबंध बने। बाकी मेरे स्वभाव में दोस्तों गुस्सा, चिड़चिड़पना, डर और ये बाकी वासना, ये सारी चीजें थी। साथ साथ में मेरा अल्कोहलिज्म ऐसा था दोस्तों कि मुझे वहाँ पे 6 घर मालकों ने घर से निकाले जैसा कर दिए। यानी मेरी रूम हर 1.5-2 महीने में चेंज होती थी दोस्तों। मैं दारू पीते रहता था, ना रूम को झाड़ू मारता था, ना पोछा मारता था, ना कुछ करता था। वहाँ बहुत गंदी बात आती थी। साथ में मुझे रात को वहाँ अकेले रहने के लिए डर भी लगता था दोस्तों, तो डर के वजह से उसको भगाने के लिए मैं दारू पीता था। इसी और मेरा ये थॉट रहता था कि यार सेक्स करने के लिए कोई तो भी मिल जाए। घर मालकिन मेरी पूरी नजरिया खराब हो गई थी। और दोस्तों 1, 2, 3, 4, 5 ऐसी रूम 1.5 महीने में मैंने बदलाया। लास्ट स्टेज मेरी ऐसी आ गई थी दोस्तों कि मैं एक पान ठेले वाला रहता था वहाँ, जिसके यहाँ लैट्रिन रूम नहीं थी। 2 रूम रहते थे, 2 भाई, 2 औरत, बूढ़े औरत थी, और उनके खाने के वांदे। उनके घर में मैं दोस्तों रहता था और छुप के रहता था, और लोगों को बताता था कि मैं भाव पे गेस्ट रह रहा हूँ करके। और दोस्तों ये जो अल्कोहलिक रहता है ना, जो दूसरों के ऊपर डिपेंड रहता है, वो अपने ऊपर डिपेंड नहीं रह सकता। उस प्रकार की दोस्तों मेरी हालत हो गई थी। उसी दौरान दोस्तों दारू ज्यादा होने के वजह से एक फंक्शन में नवेगांव बांध में सुबह से शाम शाम की शादी थी, रात की। सुबह से मैं वो शादी में काम कर रहा था। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में एक बात बोलते हैं कि अब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। उन क्रेडिट होना, या तो फिर अपने हमेशा अपने आप को लाइम लाइट में रखने। इस वजह से दोस्तों मैंने सुबह से शाम तक के वहाँ काम किया। देसी इंग्लिश जो दारू मिल रही वो मैं पी रहा था। और दोस्तों एक जो बंदा था जिसके साथ में हम क्रिकेट खेला करते थे, वो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता था। उसके प्रति मेरे मन में खुन्नस थी, या तो फिर वो जो थोड़ा बहुत आगे था, अच्छा लड़का था। तो मेरे दोस्त लोग जिस मोहल्ले में, मैं हमाल मोहल्ले में रहता था, वो लोग उसका गुस्सा करते थे। तो दोस्तों उसके साथ में रह की खुन्नस उसकी भी मेरे मन में हुई थी। तो रात को खूब दारू होने की वजह से दोस्तों भरी पंगत में मैंने उसको तो मेरे कान पे मारा, गाल पे मारा था। तो मैं बहुत दारू पी के था, बहुत ब्लैकआउट था, तो मैंने उसको ग्लास फेंक के मारा था दोस्तों, स्टील का। और मेरे को होश नहीं था। तो उसके जो रिश्तेदार थे वो शादीशुदा थे, उसमें वो मिलिट्री पुलिस वाले, उन्होंने मुझे वहां से धक्का बक्के करते हुए पब्लिक मार बोले जैसा बोल सकते वहां से हकेल दिए दोस्तों। मेरे को चलने का होश नहीं था। मैं गिरते पड़ते कैसे तो भी जहाँ रहता था वहां आके पड़ा। दूसरे सुबह दोस्तों मैं बहुत डरा हुआ था। दूसरी शाम को वो लड़का और उसका बाप आके बहुत सारा झगड़ा किए। और दोस्तों डर से मैं वहां से भाग के नागपुर आ गया। घर में मैं मम्मी को बोल दिया मेरे को शादी कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। दोस्तों 12-13 दिन मैंने शादी की। शादी करने के लिए जब मैं लड़की को देखने गया था नागपुर आके, तो मैंने वो कौन से घर की है, कैसी है, ये चीजें न देखते हुए उसका फिगर कैसा है, ये सोच के शादी की। यानी किस प्रकार के विकृत था, आधा पागल मैं हो गया था। उसके बाद में दोस्तों शादी होने के बाद 5-6 महीने मैंने दारू नहीं पी। बड़े घर की लड़की थी, बोला अपने को साला पैसा पानी मिल जाएगा।
बंद से करने को मिल जाएगा बस। इससे ज्यादा मेरे विचार नहीं। 24-25 साल की उम्र थी दोस्तों। 5-6 महीना दारू नहीं पी। 5-6 महीने के बाद मैंने दारू पी तो फैमिली में झगड़े चालू हो गए। 1-1.5 साल के बाद बीवी को पता चल गया साला अखंड पे उड़ाए करके, तो अपने मैके रहने लगी। वो कारण देके दोस्तों मैं उनकी सारे गांव भरों में बदनामियां करके फिर रहा हूँ। बहुत दारू पी रहा हूँ सुबह से शाम तक के। और मेरा अल्कोहलिज्म इतना बड़ा दोस्तों कि मैं आखिरी के दिनों में सुसाइड के तक के आ गया था। 2010-11 में मैं इतना दारू में नशे में रहने लगा कि मेरे हाथ से घटनाएं हो लगी। मैं बाइक चला के अपने आप को मारने के लिए नशे में दोस्तों एक्सीडेंट हुआ। मरा नहीं दोस्तों। साथ में दारू पी के मैं डूब तालाब में कूद गया। वहां पे भी मेरे को कैसे ब्लैकआउट में वापस घर लेके आए। 2 इंसिडेंट हुए दोस्तों, मरा नहीं। और दोस्तों मैं 2011 में अल्कोहलिक्स अनोनिमस में जब आया तब ये मेरी हालत पूरी खराब हो गई थी। उसके पहले दोस्तों 2 ये मेंबर 2008 से 2011 तक के 3 साल में ये के कंटिन्यू टच में रहा। मीटिंग करता था, स्पॉन्सर मीटिंग करता था, स्प्रेडिंग सुनता था। 2-4-5 महीने सोबर रहता था, फिर दारू पीता था। 2-4 महीने सोबर रहता था, फिर दारू पीता था। 3-3.5 साल तक के बहुत स्ट्रगल किया। आखिरी के दिन ऐसे थे दोस्तों कि नासिक में जब मैं था मुझे 3 दिन फुटपाथ पे खाना खाना पड़ा और फुटपाथ पे रहना पड़ा। मेरे पास टिकट के लिए पैसे नहीं थे। मेरे तब तक के 7-8 बैंकों के कर्जे हो चुके थे। दीदी के साथ कोर्ट मैटर चल रहा था। ये सारी परिस्थितियों में दोस्तों मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया। मैंने स्पॉन्सर बना के रखा था। यानी मेरे पहले 2 स्पॉन्सर थे लेकिन मैं उनसे कभी मदद नहीं लेता था। लेकिन तीसरा बंदा जो दोस्तों 2008 में मुझे एक कार्यक्रम में टकराया था, उसके पास ये उसकी बातें सुन के मुझे लगा था कि भैया ये बंदा सही है, मैं इसको स्पॉन्सर बनाना चाहिए। लेकिन दोस्तों वो 2 साल तक के मैं सोचते ही रहा। और 2010 में मैंने एक सुबह 7 से 8 की मीटिंग में स्पॉन्सर स्पॉन्सी इस सब्जेक्ट पे शेयरिंग सुनी। उस दिन मैंने सामने वाले बंदे को कॉल किया, उनके घर गया और उनके घर जाने के बाद मैंने उसको बोला कि आप मेरी स्पॉन्सरशिप स्वीकार करोगे क्या। उन्होंने दोस्तों मुझे एक पॉम्पलेट दिया, बोले ये पहले पॉम्पलेट पढ़ो और पॉम्पलेट पढ़ने के बाद फिर कल मुझे मिलने आओ। मैंने दोस्तों वो पॉम्पलेट पढ़ा। उसमें स्पॉन्सर किसे बनाना चाहिए, कैसे एक स्पॉन्सर का काम क्या होता है, उसके बारे में बहुत सारे एक स्पॉन्सर स्पॉन्सी के ऊपर चर्चा थी। और वो दोस्तों किताब पढ़ा। फिर मैं दूसरे दिन वो स्पॉन्सर के पास गया तो उन्होंने मुझे 4 बातें बताई। ये बोले रवि, बोले ये लिटरेचर के अंदर की 4 बातें, ये अगर कंटिन्यू करेगा तो स्पॉन्सर। और स्पॉन्सरशिप के लिए बोले सबसे पहली बात थी मीटिंग करना, दूसरी बात थी अल्कोहलिक्स अनोनिमस का लिटरेचर पढ़ना, तीसरी बात थी खुद के साथ प्रामाणिक रहना और चौथी बात थी ओपन माइंडेड रहना। दूसरी 4 बातें उन्होंने मुझे बताई। मैं बोला ओके भाऊ, डन। और दोस्तों मैं भी उन दिनों तक के ऐसी कंडीशन हो गई थी कि मैं कोई भी हालत में, चाहे कोई भी हालत में मैं मैं सोबर रहना चाहता। अब दोस्तों अल्कोहलिक्स अनोनिमस में स्पॉन्सर काय के लिए होता है, हमारे बिग बुक में क्लियर कट लिखा हुआ है। बिग बुक में दोस्तों स्पॉन्सरशिप के बारे में उल्लेख नहीं है। बिग बुक में जब हम कार्यक्रम प्रक्रिया 6वें चैप्टर पे आते हैं, वहाँ पे 5वां जब हम प्रकरण लेते हैं तब हमको हमारा एक तो हमको धर्मगुरु, कोई धर्मगुरु के पास में हमको अपने ये शेयर करना है पास्ट, चौथा पायरी, या तो फिर कोई ऐसा परम मित्र जिसके पास में ये चीजें हम शेयर करना चाहिए कि जो अपना मुंह बंद रखे, जो किसी को ना बोल पाए, ऐसे कॉन्फिडेंस में लेके वो चीजें करना है। ऐसा बिग बुक में लिखा है। तो दोस्तों बिग बुक में ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि बिग बुक 1939 में लिखी गई। 1937 में 42 मेंबरों ने अपने अनुभव रखने के हिसाब से बिग बुक लिखने का निर्णय लिया और वो अपने अनुभव लिखे। तो दोस्तों वो उस वक्त क्या प्रक्रिया होती थी, उस वक्त की क्या परिस्थिति थी, ये भी हमने सोचना चाहिए। उस वक्त की परिस्थिति ऐसी थी दोस्तों कि बिल डब्ल्यू और डॉक्टर बॉब
ऑक्सफोर्ड ग्रुप से के जो तत्व थे, 6 तत्व, जिसमें पहला तत्व था कि भैया एक्सेप्ट करना शराब की प्रॉब्लम। दूसरा तत्व था कि अपने जीवन के बारे में लिखना। तीसरा तत्व था किसी एक बंदे के पास या धर्म गुरु के पास या तो फिर अपने दोस्त के पास ये चीजें शेयर करना। चौथा तत्व था कि भैया इसकी भरपाई करना, लोगों ने इसको जो तकलीफ दी। पांचवा तत्व था कि किसी तो भी एक बंदे को ढूंढ के ऑक्सफोर्ड ग्रुप का मैसेज देना। और छठवां तत्व था भगवान से प्रार्थना करके ताकत मांगना मेडिटेशन के मार्फत से। 6 तत्व थे। इसके बाद में 12 तत्व बनाए गए दोस्तों। तो एबीटी जब 2 महीने का सोबर था, उसको बीडब्ल्यू की बीबी मिली, मुलाकात हुई और बोले एबीटी तू तो बड़ा ये लग अच्छा दिख रहा है, स्मार्ट दिख रहा है, क्या हो गया? बोले मैंने दारू छोड़ दी, धर्म का आचरण किया। तो बोले वो बिल को आके समझा। ने बिल को आके समझाया दोस्तों। और बिल डब्ल्यू ने पहले तो माना नहीं, लेकिन जब वो एडमिट हुआ 12-13 तारीख को ये कदमों पे प्रैक्टिस की। और अपना जो दोस्त था 12 दिसंबर 1934 में वो एडमिट हुए और उसी हफ्ते भरे के दौरान 18 दिसंबर को डिस्चार्ज हुए। 6 दिन के दरमियान उन्होंने वो तत्वों के ऊपर प्रैक्टिस की, एबीटी की मदद लेके। और दोस्तों उसको आध्यात्मिक अनुभूति हुई बिलडब्ल्यू साहब को, और वो तब से शराब से दूर होने लगे। बाद में उन्होंने उनको 6 महीने बाद बॉब साहब से मुलाकात हुई और बाब ने वो 12 तत्वों में से कुछ तत्व गाड़ने की कोशिश की। उनको लगा कि भैया चौथा कदम जो था उस वक्त ऑक्सफोर्ड ग्रुप का, कि लोगों से कैसे माफी मांगो यार, मैं डॉक्टर आदमी हूँ, मेरी इमेज है, और अगर मैंने ये लोगों से दारू पी के कई लोगों के मैंने ऑपरेशन की हुई है, ये बात कैसे? तो वो बात उन्होंने बैलेंस में रखी। उसका परिणाम उन्होंने भोगे। 3 हफ्ते वो दूर रहे शराब से। 3 हफ्ते के बाद शराब पी गए। वो मेडिकल कॉन्फ्रेंस में गए वहाँ और कन्वेंशन में, और फिर रिटर्न आते वक्त उन्होंने वो कंप्लीट की। उनको जब थॉट आया कि साला ये मैंने चुकाया था, उन्होंने जाके सिटी में दोस्तों माफी मांगी। और वो 10 जून वो उनका फर्स्ट डे अल्कोहलिक्स एनोनिमस का स्थापना दी। बाद में दोस्तों वो 6 कदम के ऐसे ही यही फार्मूला वो लोगों को देते रहे और 40-42 लोग एकत्रित हुए और फिर उन्होंने आपस में कर रहे थे दोस्तों। यानी उस टाइम पे समझ लो एक प्रकार से कंपलसरी करवा लेते थे कि भैया ये है, तू मानता है तू अल्कोहलिक है, ठीक है, तू लिख अपने बारे में और चल अभी अंदर और बता क्या क्या किया। और वो परम मित्र थे दोस्तों 42 लोग जो स्टार्टिंग के, जिनको रिकवर्ड बोला गया। उन्होंने प्रैक्टिस की और फिर लिखे। फिर दोस्तों उनके ध्यान में आया कि यार 6 तत्व इंडिविजुअल करेंगे आगे भविष्य में लोग, तो 6 के 12 तत्व बनाए गए। तो दोस्तों तब तक स्पॉन्सर का कहीं उल्लेख नहीं आता बिग बुक। लेकिन जब ये बिग बुक स्थापन हुई 1939 में, एक बिग बुक के मार्फत से लोग सोबर हुए। यानी 41 में जब वो पेपर में पब्लिश हुआ कि भैया कुछ लोग ऐसे करके शराब से दूर है, उन्होंने ये किताब तैयार की। और वो फिर लोगों ने दोस्तों वो किताबों को बाय पोस्ट मंगाए कई देशों में, कई शहरों में। और वो बिग बुक के मदद से दोस्तों लोग सोबर होते गई और संख्या बढ़ते गई ये के सभासदों की। तो उस वक्त तक के ये स्पॉन्सर शब्द प्रचलित नहीं था, इसलिए बिग बुक में स्पॉन्सर शब्द का उल्लेख नहीं है। वहाँ एक परम मित्र के पास हमें अपने कन्फेस करने के लिए सूचित किया गया। लेकिन बाद में दोस्तों 1952 में बिल डब्ल्यू साहब के पास में एक ध्यान में आई कि भैया ये जो बिग बुक में मैंने जो लिखी हुई है बिग बुक, उसमें कदम थोड़ा शॉर्ट तरीके से है। और उन्होंने फिर एडविल अपना 12x12 जो किताब लिखी है, जिसमें 12 कदम को विस्तृत रूप से उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, 12 ट्रेडिशन को विस्तृत तरीके से उन्होंने लिखन किया हुआ है। उसमें उन्होंने मार्गदर्शक दोस्तों स्टार्टिंग से ही पहले कदम से ही लेने के बारे में उसमें आता है। मार्गदर्शक के बारे में उल्लेख पहले ही दूसरे कदम से ही स्टार्ट हो जाता है। कई बार मार्गदर्शक का उल्लेख आता है। तो दोस्तों ये मैंने सवाल मेरा क्लियर हुआ कि भैया
मार्गदर्शक मुझे शुरुआत से ही बहुत जरूरी है कि वो पहले से इस अल्कोहलिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम पे हो। साथ में मार्गदर्शक के साथ में मेरे रिलेशन एक फ्रेंड की तरह, फ्रेंड दोस्त की तरह। दोस्तों, मैं अभी 40-42 साल का हूँ, लेकिन अभी मैं बीबी के साथ जो बातें खुल के नहीं करता या फिर व्यवहार नहीं कर पाता या फिर अपने माँ बाप के पास, सास ससुर के पास नहीं कर पाता, उससे कई ज्यादा खुल के व्यवहार, खुल के बातचीत, मन प्रफुल्लित मैं मेरे दोस्त के साथ कर सकता हूँ। ये दोस्ती का एक ऐसा जबरदस्त रिश्ता होता है। के साथ दोस्तों कोई भी टॉपिक पर मैं बात कर लूंगा। पुराने बचपन के दोस्त मिले तो और देखना ही नहीं पड़ता दोस्तों, बचपन की आदत ताजी हो जाती। तो दोस्त एक अहम रोल निभाता है दोस्तों मेरी जिंदगी में। तो मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जो स्पॉन्सर है वो मेरा फ्रेंड ज्यादा रहना चाहिए, लेकिन रिस्पेक्टिव फ्रेंड, जिसका मैंने आदर करना चाहिए, क्योंकि वो दोस्तों अल्कोहलिक्स एनोनिमस के इस कार्यक्रम से गुजर चुका हुआ है। दोस्तों, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जो मुझे दोस्त या फिर जो स्पॉन्सर बनाना है, मैंने प्रिकॉशन लेना चाहिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस की बिग बुक के तरीके से, कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस का बिग बुक बोलता है कि भैया एक स्पॉन्सर हमारा फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, फैमिली काउंसलर नहीं है। दोस्तों, हम यहाँ गलती करते हैं। मैंने भी शायद ये गलती की थी स्टार्टिंग में, कि मैंने जब स्टार्टिंग में स्पॉन्सर बनाया था तो स्पॉन्सर को मेरी बीबी कब वापस आएंगी, क्या होगा, मैं मेरे स्पॉन्सर को अपने बीबी के घर महके लेके जा रहा हूँ, उसके साथ में कहीं बीबी के साथ में बाहर जाने का प्रोग्राम बनाना है या उसके साथ कार्यक्रम करना है, तो मैं स्पॉन्सर की मदद ले रहा हूँ। फाइनेंस के एडवाइस के लिए मैं मेरे स्पॉन्सर की तरफ से पैसे ले रहा हूँ। बाद में मुझे पता चल रहा है कि मेरा स्पॉन्सर था वो परसेंट से पैसे बांटता। ऐसे भी दोस्तों चीजें हो सकती है, इसलिए मैंने फाइनेंस या तो फिर फैमिली एडवाइजर के हिसाब से नहीं, मेरे को स्पॉन्सर क्यों बनाना है, मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस के 12 तत्व, जो 12 कदम है, वो लेने के लिए स्पॉन्सर बनाना है। और वो तत्व जिस बंदे ने ले चुका है वैसे स्पॉन्सर को दोस्तों मुझे चुनना है, ताकि मेरी सोबराइटी मजबूत हो। दोस्तों, अगर ये चीजें करने के लिए मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस में स्पॉन्सर लेना है। अब दोस्तों, स्पॉन्सर कैसे चुने? स्पॉन्सर चुनने का एक दो तरीका रहता है दोस्तों। मैंने जो किया कि मैंने बताया आपको कि 2008 में मेरे ध्यान में आया कि बंदा, मैंने एक स्पॉन्सर चुना दोस्तों पहले 2008-9 में। तो उसके साथ दोस्तों मैं आध्यात्मिक तत्वों पे बातें करता था, क्योंकि मुझे पढ़ने का बड़ा शौक था। तो मैं एक ही पढ़ता था दोस्तों, सिंगल स्पॉन्सर नहीं रहने के बावजूद भी पढ़ता था। तब तक बिग बुक आ गई। तो मैं प्रश्न लेके गया और मैं 1 2 3 बार प्रश्न लेके गया दोस्तों, तो मेरे को समाधानी जवाब नहीं मिले। मैंने बोला बोला यार, बोला आप समाधानी जवाब नहीं दे रहे। तो दोस्तों उन्होंने मैं आज भी उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, उन्होंने बड़े रिस्पेक्टली बोला कि बोले रवि जी, बोले आपके जो सवाल रहते हैं वो पढ़े लिखे और ये नॉलेजेबल रहते, मैं बिग बुक के बारे में उतना नॉलेज नहीं रखता हूँ, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपना दूसरा स्पॉन्सर ढूंढे। ये दोस्तों पहला स्पॉन्सर। दूसरे स्पॉन्सर के बारे में दोस्तों मैंने एक स्पॉन्सर बनाया था 2009, 9:30, 2009 की बात। मैं दोस्तों सुबह वो बंदे के पास गया और उनको मैंने स्पॉन्सरशिप मांगी। बोला आपको मेरे को स्पॉन्सर होना, तो बोले ठीक है, ओके स्पॉन्सर। बोले आपको जो लगता है वो दूसरे स्पॉन्सर। तो हमारे नागपुर में दोपहर की मीटिंग होती है और दोपहर की 1 से 2 की मीटिंग में मैं प्रेजेंट था। मेरे को सामने वाला, अभी मीटिंग खत्म होने का, हम बैठते चाय के टपरी पे, मेरे कम उम्र के लोग बैठे और उन्होंने मुझे बोले कि रवि जी, बोले आपने इनको इनको स्पॉन्सर बनाया। मैं दोस्तों शॉक्ड हो गया। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का एनोनिमिटी का कार्यक्रम है, मैंने किसी को नहीं बताया। और तो बोला ये बंदे को कैसे पता, हो ना हो जिसको मैं स्पॉन्सरशिप मंगा उसने बताया होगा। दोस्तों, उस दिन से मैं कभी उसके पास गया ही नहीं। और बाकी 15-20 दिन के बाद जब भी कहीं टकराते थे तो मैं उनको एक बार सॉरी बोल दिया था, लेकिन डिटेल में बातें नहीं किया, क्योंकि मैं भी नाजुक था दोस्तों। ये तीसरा एक स्पॉन्सर था दोस्तों जो सोबरिटी में बहुत बड़ा था, ये पूछो मत। अब वो बंदे के मेरे एरिया की तरफ रहता था, मैं उनकी बातों से, उसके शेयरिंग से आकर्षित हो गया
और वो बंदे के साथ मैंने दोस्ती की, तो उसके साथ में मेरा बैठना उठना होता था। तो बंदा साला मुझे नौकरी बना लिया उसने, नया जान के कि भैया आप बाइक लेके आओ, चलो ये मीटिंग में चलते हैं। मैं 6:45 सामने वाले के घर के सामने जा रहा हूँ, बाइक लेके खड़ा हूँ, तो वो बंदा 7, सवा 7 बजे मेकअप करके घर से निकल रहा, पीछे बैठ रहा, जा रहे मीटिंग पहुंचने तक 7:30 बज गए, आधे घंटे की मीटिंग बैलेंस। अब वो टॉप का ओल्ड मेंबर है तो उसको शेयरिंग दे दिया जा रही है, और मैं 5-6 महीने तक के उसके हाथ के नीचे हमाली कर रहा हूँ। ना साले तत्वों पे बात हो रही, ना आध्यात्मिकता पे बात हो रही। तो दोस्तों बोला यार ये आदमी, तो उसको भी बिना बोले दोस्तों फिर उसके बाद दोबारा उसके पास गया। लेकिन दोस्तों 2008 में जो आदमी मेरे को टकराया था, जो 5 मिनट में उसने 12 तत्वों के आध्यात्मिक बातें निकलने वाली बता दी थी। साथ साथ में दोस्तों मैं उनके साथ में रह रहे के उनके आचरण को देख रहा था कि वो जैसा बोलते थे वैसा चलते थे। उनकी बातों में दोस्तों अल्कोहलिक्स अनोनिमस के तत्वों को पकड़ के बातें रहती थी। उनका कोई स्वार्थ नहीं रहा करता था दोस्तों, और ना पैसे के व्यवहार में, ना किसी व्यवहार में। दोस्तों वो आदमी को मैंने नोटेड किया, पहले चेकआउट किया, उनके साथ मीटिंग, उनकी 2-4 शेयरिंग सुना इधर उधर की, और उसके बाद में पक्का मन बना लिया कि नहीं यार ये बंदा अल्कोहलिक्स अनोनिमस के कार्यक्रम पे चलने वाला है। मराठीत एक म्हण है, आध्यात्मिकता का मतलब भी होता है कि जैसा बोले वैसा चाले, तैसी बंदा भी पागल है। हमारे एक संत ने बोल के गए, अल्कोहलिक्स अनोनिमस का भी कार्यक्रम एक अच्छे बंदे को अगर पहचानना है तो सिर्फ शेयरिंग पे मैं नहीं जाऊँ दोस्तों, शेयरिंग पे आकर्षित हो गया तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस का ओरिजिनल कार्यक्रम बिग बुक में मैं बेवड़ा हूँ, 2 बातें बड़ा चढ़ा के बताऊंगा, कितने भी ज्यादा साल की सोबराइटी हुई तो भी, या तो फिर कुछ बातें बताना भूल जाऊंगा। तो दोस्तों मैं वो ऊपरी लेवल के ऊपर आकर्षित होके मैं स्पॉन्सर न बना के अपने आप को धोखे में ना डालूं, या तो फिर बहुत लेंथ ऑफ सोबराइटी बड़ी है, कोई मतलब नहीं। तो दोस्तों उसको चेकआउट करूं कि भैया ये आदमी ने तत्वों पे चला है। और दोस्तों अल्कोहलिक्स अनोनिमस के आध्यात्मिक कार्यक्रम में इतनी पावर है कि वो उसके पर्सनालिटी में आर्मोल आर्ग परिवर्तन होता ही होता है। 100% अगर मैं कदमों को प्रैक्टिस करूंगा ना दोस्तों, प्रेम, सहनशीलता, दया, साधेपन ऑटोमेटिकली दिख पड़ता है दोस्तों। तो वो चेकआउट करो, जिसको हम सज्जन पुरुष बोल सकते हैं। वो बंदों के साथ में रहोगे तो फालतू की गॉसिपिंग विसिपिंग की, ग्रुप की, पॉलिटिक्स की, ये फालतू बातें नहीं करेगा दोस्तों। अगर वो सही सोबर बंदा रहेगा, वो हमेशा दूसरों के फायदे के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये के तत्व ग्रुप कैसे रहना चाहिए, ये सारी बातें करेगा। ऐसा बंदा अगर मुझे मिलता है दोस्तों, मैंने तुरंत में जाके उनको स्पॉन्सर के लिए बोल देना चाहिए। बहुत बड़ा नहीं लगता दोस्तों। अगर उनके पास वक्त होगा तो वो यस बोलेंगे, नहीं होगा तो भैया नहीं बोलेंगे। साथ में उनको भी अधिकार है मुझे रिजेक्ट करने का। यानी ये नहीं कि मैंने बोला तो उन्होंने देना चाहिए। उनका भी परिवार है, उनके भी काम धंधे है, उनका भी टाइम मैनेजमेंट है। तो दोस्तों ये सारी चीजों को मैं चेकआउट करके उसको स्पॉन्सर बनाऊं, ध्यान में रखूं कि भैया मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस के कदमों के ऊपर इनके मार्फत से काम करना है। क्योंकि अल्कोहलिक्स अनोनिमस की बिग बुक बोलते आहे की तुम्ही सुरुवातीपासूनच परिपूर्ण निडर आणि स्वावलंबी बनण्याचा प्रयत्न करा। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों कि कार्यक्रम आध्यात्मिकता का 12 कदम है। 12 कदम मुझे भगवान के साथ संबंध बनाने के लिए बोलते। इंसानों के साथ ऊपर मेरे को डिपेंड नहीं होना है। मेरी बीमारी है, मैंने मेरे अनुभव में दोस्तों स्टार्टिंग में मैंने ज्यादा टाइम इसीलिए लिया कि मैं वहां नोटेड आउट कर रहा था कि यार मेरी पर्सनालिटी क्या है। मेरी पर्सनालिटी थी दोस्तों दूसरों के ऊपर डिपेंड रहने की। ये मैं दारू से दूर हो जाऊंगा 100%, लेकिन क्या हो जाऊंगा, मैं स्पॉन्सर के ऊपर डिपेंड हो जाऊंगा। मेरे को स्पॉन्सर के ऊपर डिपेंड नहीं होना। मेरे को उस परम पिता परमेश्वर के शरण में जाना है, उसके साथ में संबंध बनाना है, उसके साथ में डायरेक्ट कांटेक्ट करना है। स्पॉन्सर कुछ दिनों के लिए, कुछ क्षणों के लिए वो माध्यम रहने वाला है। बाद में वो माध्यम बाजू में होके हम को स्पॉन्सर बनते, उसकी और मेरी मैच्योरिटी एक हो जाती है। बाद में एक परम दोस्त, खास मित्र की तरफ से मेरे स्पॉन्सर को भी अगर कुछ प्रॉब्लम आता है ना दोस्तों, वो मेरे से शेयर करता है। बड़ा अच्छा लगता है दोस्तों। मेरी 4-5 साल की सोबराइटी के बाद मेरे स्पॉन्सर ने अपने 2-3 प्रॉब्लम मेरे पास में शेयर की। यार मैंने रवि मैंने असं असं, तो दोस्त देखो वहां मैंने उनको सजेशन दिया और मेरे सजेशन एकदम परफेक्ट। ये अल्कोहलिक्स अनोनिमस का चमत्कार है दोस्तों। अल्कोहलिक्स अनोनिमस के कार्यक्रम में क्या होता है,
मैं मेरे लिए एक अच्छा बंदा या ये नहीं कर सकता डिसीजन, लेकिन दूसरा चाहे वो नया रहे, दूसरा भी अल्कोहलिक, वो मेरे लिए अच्छा सोच सकता है। ये क्वालिटी है दोस्तों अल्कोहलिक्स अनोनिमस का, ये गाभा है। हमारी सत्ता विवेक बुद्धि एक दूसरे में छुपी हुई है दोस्तों। तो मेरे स्पॉन्सर ने जब पूछा तो मैंने बताया। अभी दोस्तों कुछ चीजें ऐसी हो जाती है कि मैं चेकआउट करवा देता हूँ, यानी उनकी रिकवरी बेस्ट है, मस्त पर्सन है। बट दोस्तों कभी कभी उनके निर्णय या फिर बीमार व्यक्ति है। मैं लास्ट टाइम व्हाट्सएप पे दोस्तों एक प्रॉब्लम आ गई थी हमारे पर्सनल ग्रुप में। एक बंदे ने कमेंट्स किया और कमेंट्स करने के बाद हमने कोई उसके ऊपर फीडबैक प्रतिक्रिया नहीं दी। तो मेरा स्पॉन्सर ने बोला कि यार मैं लेफ्ट हो जाता हूँ, या तो फिर सामने वाले को बोलना पड़ेगा, या फिर मैं ऐसा नोटेड डाउन करता हूँ, फोन पे ही मुझे बताया। तो मैंने उसको बोला कि भाव बोला हम चौथे स्टेप के अंतर्गत बोलते कि भैया चौथी पायरी म्हणते की या जगामध्ये प्रत्येक व्यक्ती आध्यात्मिकरित्या आजारी आहे आणि एखाद्या आजारी व्यक्तीबद्दल जसं आम्ही सहानुभूती ठेवतो तशी सहानुभूती आम्हाला ठेवायला पाहिजे की बा तो आजारी माणूस आहे, त्याच्या भलाईसाठी प्रार्थना करायला पाहिजे, कुठल्याही प्रकारची प्रतिक्रिया द्यायला नाही पाहिजे असं मला वाटते बा। तो एकदम परफेक्ट बोला, बोले ऐसा लगा मेरे दिमाग से निकल गया था। ये ऐसी दोस्तों आपस में केमिस्ट्री हमारी मैच हुई है। कई अभी शेयरिंग के बारे में, किसी सब्जेक्ट के बारे में, ये आज भी दोस्तों हम को स्पॉन्सर के रूप में भी कभी कभी हम रोल अदा कर लेते। तो दोस्तों वो स्पॉन्सर के साथ मेरी जब बातचीत हुई तो मैंने स्पॉन्सर बनाया, और मैं इतना टूट चुका था दोस्तों कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस में 8-9 साल बिताने के बाद मेरे को सोबरिटी नहीं मिल रही थी। मीटिंग मोर करता था, शेयरिंग सुनता था, ओल्ड मेंबरों के साथ में रहता था, बट दोस्तों सोबरिटी नहीं मिल रही। स्पॉन्सर करने के बाद मेरे स्पॉन्सर ने 4 तत्व बताए, और बिग बुक के मार्फत में ओरिजिनल बोले कार्यक्रम बिग बुक के तहत आता है, वो बिग बुक से स्टडी करना पड़ेगा बोले। दोस्तों बोलना नहीं चाहिए और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। मेरे बस्ती में मैं रहता था, झोपड़पट्टी में, मुझे डर लगता था मैं बार बार दारू पी जाऊंगा। मैं इधर स्पॉन्सर के एरिया में दोस्तों मेरी ससुराल भी थी, तो मैं इधर किराए से रहने आ गया था, इसलिए मेरे स्पॉन्सर के साथ ज्यादा बातचीत होती थी। शाम की मुझे मीटिंग नहीं मिलती थी। मेरा पहले साल का रूटीन ऐसा रहता था, 6:30 बजे मैं सुबह टिफिन लेके निकालता था, 7 से 8 दोस्तों मैं मीटिंग कंडक्ट करता था, 8:30 बजे ड्यूटी निकलता था, 10-10:30 बजे ऑफिस पहुंच के दिन भर ऑफिस के काम करता था। और ऑफिस में भी ये कि लिटरेचर जिधर उधर लगा के रखे थे मैंने, वो पढ़ता था। शाम को 8-9 बजे आता था, खाना खाता था, और रात को 10 बजे मैं मेरे स्पॉन्सर के साथ बातचीत करके, कॉल करके उससे मिलने जाता था। दोस्तों उन्होंने इतना सैक्रिफाइस किया मेरे जैसे बंदों के लिए कि बैठने का टाइम भी मैं फिक्स करता था और उठने का टाइम भी मैं फिक्स करता था। और मेरे स्पॉन्सर ने कुछ तत्वों को पालन करके रखा था। जब हम बातचीत करते थे ना दोस्तों, मेरे स्पॉन्सर ने मुझे सीधा बोल दिया था, रवि, क्योंकि बात करते करते दोस्त तीसरे मेंबर को हम लाही लाद लेते थे कि भैया ग्रुप में चल रहा, क्या चल रहा, वो क्या कर रहा, वो क्या कर रहा, जिसको जजमेंट बोलते हैं, जिसको गॉसिपिंग करना बोलते हैं, वो दिक्कत होती है दोस्तों। तो मेरे स्पॉन्सर ने मुझे बोला था कि रवि बोले, तू है यहाँ, तेरे बारे में बात कर, मैं हूँ, मेरे बारे में बात कर, तीसरा यहाँ पे एक ईश्वर है बोले, ईश्वर के बारे में बात कर। कदमों को रिलेटेड लेके दोस्तों हमारी चर्चाएं, कॉन्सेप्ट क्लियर होते गए। साथ साथ में दोस्तों मेरे स्पॉन्सर ने मेरे को शुरुआती दिनों में बिग बुक के स्टडी मीटिंग में इन्वाइट किया। हमारा 4-5 लोगों का एक ग्रुप बना, जिनको रात को हम 2-2.5 घंटे मिलके बिग बुक में क्या लिखा है उसके बारे में डिटेल पढ़ते थे दोस्तों। बीमारी तो दोस्तों शेयर होती है, लेकिन शेयरिंग में कुछ ज्यादा बोलना, कुछ कम बोलना, और बहुत पास्ट में बताना, 15-20 साल पहले ट्रंकोलॉजी शेयर करना। बिग बुक में क्या लिखा है बीमारी के अंतर्गत, तो भैया डॉक्टर विलियम सिल्सबर्ग बोलते, आमच्यापैकी बरेचसे लोक मानसिकरित्या एवढे मानसिक रोगी आहेत की त्यांची भावनिक अवस्था अस्थिर असते, त्याच्यामुळे ते कल्पनाविलास मध्ये किंवा मध्ये जगणे किंवा निर्णय करणे, पण त्या निर्णयावर ठाम न राहणे, ते ऍक्शन मध्ये नाही आणणे, आणि या गोष्टीच्या पश्चातापमध्ये दिवस काढणे, इस प्रकार की मानसिक बीमारी है दोस्तों मेरी वाली। यहाँ शराब का कोई उल्लेख नहीं, लेकिन दोस्तों इंसानियत आधा पागल हूँ, भावनिक रीत्या मैं अस्थिर हूँ,
ये रियलिटी है बिग बुक में। तो दोस्तों वो मानसिक स्थिरता प्राप्त करना है, जो प्राप्त करने के लिए मुझे स्पॉन्सर की मदद लेनी है। अगर मैं ज्यादा मानसिक रोगी हूँ, ज्यादा हूँ, तो है भाई हॉस्पिटल। अगर मुझे ज्यादा डर सताता है तो है हॉस्पिटल। लेकिन अगर मैं ये चीजों को बिग बुक के मार्फत से समझ लूं, ये पहले 3 चैप्टर में ये चीजें मिलती है दोस्तों। बाद में आम्ही अज्ञेयवादी एक चैप्टर है चौथा, भगवान के बारे में मेरे कॉन्सेप्ट बहुत गलत थे। मैं मंदिरों में जाके दारू पिया, भगवान को मानता ही नहीं था, मैं भगवान खुद ही हूँ ऐसा बोलता था। स्पॉन्सर के पास बैठ के दोस्तों वो कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किया, मेरी दूसरी तीसरी स्टेप मजबूत हुई। चर्चा करने के बाद पहली दूसरी तीसरी उनके मदद से दोस्तों मेरे को मेरा ईश्वर मिला। उसके साथ ईश्वर क्या है क्या नहीं, बहुत डिटेल चर्चा हुई। दोस्तों हम देखेंगे 12/12, 12/12 और ट्रेडिशन और 12 पायरे की चर्चा है। तो वहां पे दूसरा जो कदम है दोस्तों, जो बहुत महत्वपूर्ण है, मैं अल्कोहलिक हूँ इसीलिए मैं एक मीटिंग में हूँ, ये मेरा पहला कदम। दूसरा कदम है दोस्तों कि हमसे ज्यादा कोई शक्ति हमें वापस उसमें ला सकती है, वो उच्च शक्ति की खोज, जो बेस है दोस्तों मेरे कार्यक्रम का। वो स्पॉन्सर की चर्चा 12/12 के दूसरे स्टेप में, इस स्पॉन्सी को क्या प्रश्न रहेंगे, स्पॉन्सर के जवाब क्या रहने चाहिए, वो चर्चाएं होती थी दोस्तों। किताब से रिलेटेड नहीं, मैं ऐसे कंट्री में हूँ जहाँ सारे दुनिया भरी के धर्म है। मैं सभी धर्मों में गया दोस्तों मन शांति के लिए। चर्च में गया, दरगाह में गया, यहाँ गया, गुरुद्वारा गया। हिंदू धर्मों के तो पूछो मत कितने दुनिया भरे के हैं। तो ये सारे प्रश्न थे दोस्तों मेरे वाले, मेरे कुछ पूर्व कल्पनाएं, पूर्व धारणाएं थी, मेरा कुछ ज्ञान था, जिसके वजह से वो मैं कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पा रहा था हायर पावर के प्रति। लेकिन दोस्तों मैं मेरे स्पॉन्सर के साथ इस बारे में चर्चा की, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। उनको याद होगा दोस्तों, बिल डब्ल्यू साहब को जब पहली बार एबीटी मिला, एबीटी ने खूब उसको अपने बार बताया स्टोरिया चमत्कार की। बिल डब्ल्यू को एक भी नहीं यकीन है, लेकिन एबीटी ने उसको एक बात बोला जो बिल डब्ल्यू साहब को क्लिक कर गई की तू तुझ्या समजच्या ईश्वर का बरं नाही निवडत। दोस्तों वो हायर पावर, उसको चुनने के लिए मेरे को मेरे स्पॉन्सर के साथ 1-1.5 महीना बातचीत करना पड़ा, उन्होंने बताया हुई एक्शन करना पड़ा। दोस्तों ये सारी चीजें करने के बाद मेरे भगवान के साथ जब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो मेरे ध्यान में आया कि यार मेरे स्व की इच्छा से मेरी पूरी बर्बादी हो चुकी है। मेरे स्पॉन्सर ने मेरे को वो बताया, यार देख तेरी स्व की इच्छा से भगवान की इच्छा के साथ चलना है, तीसरे स्टेप की प्रेयर करना है, निर्णय लेना है, स्व के बंधन से मुक्त होना है। दोस्तों वो होने के बाद अपन चौथी स्टेप लिखी दोस्तों। लिखने के बाद मैं डगमगा गया, क्योंकि जो मैंने अभी अपनी शेयरिंग स्टार्ट करते टाइम दोस्तों बताया था कि डॉक्टर साहब ने मुझे स्टार्टिंग में ही अल्कोहल के साथ में कैरेक्टर डिफेक्ट दिखा दिया था, जिसको मैं दुनिया का सबसे टॉप का काम समझता था, उसको सबसे ज्यादा महत्व देता था, 24 घंटे में उसी के विचारों में रहा करता था। दोस्तों वो सारी चीजें लिखने के बाद मैं इतना डर गया, यार साला ये चीजें मैं अगर किसी को बताऊंगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। दोस्तों 3 दिन मैं अकेले घर में रहा था, मेरे फैमिली को मैंने ससुराल भेज दिया था। 1.5 महीने सोबर था बड़े मुश्किल से, क्योंकि 10 महीने के सोबराइटी के बाद फिर दारू पी गया था मैं, और वो बहुत लंबी दारू पिया था, भीख मांगने की अवस्था तक थी। और दोस्तों जब मैंने वो लिखा ना, तो मैं डर गया था कि यार साला मैं क्या इंसान हूँ यार, कितने विकृत और कितने गंदे काम मैं कर चुका हूँ। ये अगर लोगों को पता चलेगा तो क्या होगा। मैं चाहता था कि ये चीजें मेरे साथ में ही जले। और साला वो चौथा स्टेप जब वो लिखा तो डर गया दोस्तों। लेकिन मेरे स्पॉन्सर ने उस चीजों को अपने पहले किया हुआ था, वो उस चीजों से, उस भावना से, उस मानसिकता से गुजर चुका था। मेरी रोज बात होती थी दोस्तों, 24 घंटे में एक बार मैं पहले साल में अपने स्पॉन्सर को बात करके अपने विचार, अपने दिन कैसा गुजरा ये शेयर करता था। उस टाइम पे अवेलेबल भी रहता था मेरा स्पॉन्सर। और दोस्तों वो उनके ध्यान में आया, मैंने पहले दिन बताया, भाव बोला अभी ये उम्र तक के लिख के हो गया, अभी ये हो गया लिख के। तीसरे दिन दोस्तों मैं ज्यादा बात नहीं किया, तो फोन पे ही दोस्तों हमारी एक ऐसे ये बन गई थी बाइंडिंग कि हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानने लगे थे।
दोस्ताने हो गया था। वो दोस्तों मेरे घर में मेरे रूम पे आके उन्होंने नॉक किए 6:30 बजे। मैं बैठा ही था घर में, क्या नहीं था। चलो बोले मीटिंग, मैं उनको मीटिंग लेके गए दोस्तों। हमने मीटिंग की, मीटिंग खत्म होने के बाद हम बैठे एक जगह, और रवि बोले क्या हुआ, बहुत बोले लिख के हो गया, बट कतरा ना मैं कतराने लगा। उनके ध्यान में आई वो मानसिकता, जब उन्होंने मुझे याद दिला, रवि बोले जब तूने निर्णय ले लिया है कि अपना मन और जीवन उस शक्ति के हाथ में दे देगा जिसे तू अपना भगवान समझता है, तेरा अस्त व्यस्त मन और जीवन तू उसको दे रहा है, तो तू अपने पास क्यों रखना चाहता है? कौन से ऐसी बात होंगी जो तेरे पहले किसी ने की नहीं होंगी या तेरे बाद में दुनिया में होंगी नहीं? तो बोले वो बोझा लेके तू जी रहा, तेरा जो स्वभाव में चिड़चिड़ है, दूसरों के प्रति खुन्नस द्वेष है, आलस है, स्वार्थ है, ये सारी चीजें बोले तू कैरी कर रहा, बोले वो निकालना है तो तेरे को वो बोलना ही पड़ेगा। और कभी भी हम दो नहीं रहते, तीन रहते, तीसरा ईश्वर रहता है। दोस्तों उन्होंने वो मानसिकता के जानने की वजह से उन्होंने कुछ अनुभव भी दिए मुझे, वहां बैठे बैठे उन्होंने मोटिवेट किया, मुझे प्रोत्साहित किया कि मैं ये शेयर कर पाऊँ किसी के पास। दोस्तों वहां से वो जो मैंने सारी जो लिखी थी अपनी, मेरे स्पॉन्सर को सुना थे, बताया, दिखाया, लिखाया। 5वां स्टेप दोस्तों वहां के वो करने के पहले उन्होंने, हमने दोनों ने हाथ पकड़ के दोस्तों प्रार्थना की, आह्वान किया कि हाँ तीसरा गॉड है। और दोस्तों मैंने अपने सारे पूर्वों के जो थे, जैसे वो शेयर किए दोस्तों, मुझे जो अनुभूति प्राप्त हुई ना, कि ऐसा हल्का फील हुआ और मुझे लगने लगा अंदर से कि यार अभी शराब समस्या नहीं रही, रिलैक्स होगा, रिलैक्स। और वो जो मैंने लिखा था फाड़ फूड़ के दोस्तों उसको आग लगा दी, जो भी मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट निकालने थे मेरे स्पॉन्सर ने निकाले। वो दिन से लेके दोस्तों आज 11 साल 6 महीने के आसपास हो चुके, मुझे दारू पीने का कभी ऑब्सेशन नहीं आया, कभी नहीं। कई बार दोस्तों हर साल में दारू बांटने का मौका मिलता है, बाहर में जाने का मौका मिलता है। ऐसे कैसे दोस्त थे कि जिनके एक दो बार तो दोस्तों मेरे साले शरीर के अंदर दारू भी चल गई। एक होम्योपैथिक डॉक्टर ने ड्रॉप दिया अल्कोहल का, नशा चढ़ गई दोस्तों आधे पाव की हॉस्पिटल में। एक बार अभी पिछले महीने में शादी में गया था, तो वो साला कोल्ड ड्रिंक में वो मिल के रखी होंगी, पड़ी थी ऐसी, मैंने खोल के पी गया, नशा हो गया। लेकिन मेरे को भगवान ने निकाल ली दोस्तों 5वें स्टेप पे मेरी जिंदगी से सारा। वो ईश्वर के सामने मैंने अपने दोस्तों को कबूली दी, मेरे स्पॉन्सर के सामने मेरे दोस्तों की कबूली दी। दोस्तों ये स्पॉन्सर इसलिए महत्वपूर्ण है, जो अभी मेरे को लाइफ मेरी चेंज हो गई दोस्तों। फिर से दोबारा शराब पीने का कोई ऑब्सेशन, स्वभाव में आमूलाग्र परिवर्तन हो गया उस चीजों से। बाद में दोस्तों जिंदगी में मैंने आगे बढ़ते हुए देखा कि मैं 8वीं ने स्टेप किया, स्पॉन्सर को पूछ के मैंने 9 स्टेप किया, अपने मम्मी के साथ में बढ़िया रिलेशन है, सास ससुर के साथ ये किया। कुछ प्रॉब्लमों में दोस्तों मेरी इच्छा की वजह से फिर मैं घुस गया था, कुछ गलतियां की थी मैंने सोबराइटी में, वो फिर मैं स्पॉन्सर के पास जाके रिपीट उनको बताया। क्योंकि दोस्तों मेरा इतना विश्वास हो गया कि वो कान से जाता है ना उनके, तो वो पता नहीं कहाँ चले जाता है, मुंह से बाहर नहीं निकलता, और मुझे सही गाइडेंस वो बंदा देता है। आज मेरे स्पॉन्सर के साथ बेस्ट रिलेशन है दोस्तों, आज हम को स्पॉन्सर बन चुके हैं। तो दोस्तों 12वां कदम, अभी मेरे स्पॉन्सर सर्विस में भी थे, उन्होंने सर्विस, क्योंकि मेरे को किसी मार्क्स से कोई फायदा नहीं होता था, मैं 9 साल से अंदर बार हो रहा था, अपनी चतुराई लगाता था। तो बिलडब्ल्यू साहब ने बोला है बिग बुक में की जिथे कुठलाही कार्य जेव्हा एखाद्याला फायदेशीर नाही होत, तो दुसऱ्यांना मदत करणे फायदेशीर होतं। दोस्तों मैं पहले ही साल से हर संडे मैसेज कैरी करने के लिए जाता था मेरे स्पॉन्सर के साथ। मेरा स्पॉन्सर सेवा में था, इंटर ग्रुप में थे, पब्लिक अवेयरनेस बड़े बड़े मीटिंग लेते थे, वहां जाया करता था। कैरिंग द मैसेज, आज भी कैरिंग द मैसेज उनका फेवरेट है, मुझे कल ही कॉल आया था कैरिंग द मैसेज करने जाना, हफ्ते में एक। तो दोस्तों ये जो स्पॉन्सर का जो रहता है, मुझे मेरी पर्सनालिटी में अगर चेंजेस करना है कदमों के ऊपर, क्योंकि दोस्तों आज मैं सक्षम हूँ, आज 12 कदम स्पॉन्सर की मदद के करने की वजह से मैं मेरे फाइनेंशियल डिसीजन बहुत अच्छी तरीके से ले सकता हूँ, थिंकिंग का वापर करके। मेरी फैमिली के डिसीजन मैं दोस्तों अपनी बीवी के साथ में अच्छे से ले सकता हूँ। मैं डिपेंड नहीं हूँ दोस्तों ये कि मैं मेरे स्पॉन्सर के ऊपर। मैं आज मेरे कांटेक्ट ईश्वर के साथ में, मैं
प्रार्थना और ध्यान के द्वारा 11वें स्टेप के अंतर्गत कुछ प्रश्न पूछ के ईश्वर से डायरेक्ट ले लेता हूँ, क्योंकि मेरे स्पॉन्सर ने दोस्तों स्टार्टिंग से ही अपने ऊपर डिपेंड नहीं होने दिया मेरे को। बोले 1-1.25 साल रवि बोले जितना करना है, बाद में बोले आपको ये जवाबदारी देके आपको आगे बढ़ना है। तो दोस्तों ये स्पॉन्सर मुझे स्टार्टिंग से नीडर स्वावलंबी उन्होंने बताया, और उन्होंने मुझे पहले से बता दिया था, रवि बोले अल्कोहलिक्स अनोनिमस के पूरे कार्यक्रम का जो सार है, ऐसा अभी हम एखादी स्टोरी सुनते हैं, 4-5 मिनट की स्टोरी सुनेंगे आधे घंटे की, और एक सेकंड का 1-2 लाइन का सार रहता है, मॉरल ऑफ द स्टोरी। वैसे बिग बुक के या तो फिर अल्कोहलिक्स अनोनिमस के अच्छे कार्यक्रम के मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, तो वो है अपनी जिंदगी में ईश्वर के अस्तित्वाची जानिए, यानी सबसे ज्यादा ईश्वर को काम करने देना। वो बिग बुक के परिशिष्ट 2 में भी लिखा हुआ है कि भगवान के साथ ये ओपन माइंडेड प्रामाणिकता से और विलिंगनेस के साथ अपने को भगवान के साथ संबंध बनाना है, हर जगह उसका भगवान की मदद लेना है, उसका एक अच्छा बेटा बनना है, उसके प्रतिमा के जैसे बन के हुए मुझे एक अच्छे मन के साथ लेना है, भगवान के चमत्कार में जीना है, प्रोमिसेस पूरे करना है। तो दोस्तों ये सारी चीजें प्राप्त करने के लिए मुझे स्पॉन्सर की मदद बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मेरे ऊपर जो संस्कार हुए हैं वो संस्कार ऐसे हुए हैं कि दोस्तों मैं स्कूल में गया तो मुझे किसी ने तो भी पढ़ाया। मेरे को ऐसा नहीं हुआ कि मैं खुद पढ़ लिया, खुद लिख लिया और आगे जाके दूसरे क्लास में जाके बैठा। गुरु परंपरा दोस्तों नीति है दोस्तों हमारी, तो वो गुरु नहीं लेकिन परम मित्र है दोस्तों मेरे। वो मित्र बनना चाहिए स्पॉन्सर के साथ में, वो रिलेशन मेंटेन करना पड़ेगा। मैं खुद ही बिग बुक पढ़ूंगा, खुद ही कर लूंगा ना, तो थोड़ा सा कठिन जाएगा दोस्तों। लेकिन अगर उनकी मदद लेता हूँ, जब तक मैं स्ट्रांग ना हो जाऊं, छोटा था तो मेरे पिताजी दोस्तों मुझे गाइड करते थे बड़ा होने के लिए। अभी बड़ा हो गया तो चल मैं अच्छे से जवाबदारी करता हूँ। सेम अल्कोहलिक्स अनोनिमस में इसमें स्पॉन्सरशिप की रिलेशनशिप में है दोस्तों कि मैं छोटा हूँ तो मुझे उंगली पकड़ के मदद लेके उनके मार्गदर्शक के आगे बढ़ना है, और जब मैं आ जाऊँ एक लेवल में तो मेरे मार्गदर्शक ने जो मेरे लिए किया है ग्रेटिट्यूड के तौर पे, वो दोस्तों आए हुए नए बांधवों को मुझे लौटाना, जो आध्यात्मिकता का तत्व है, प्रेम, नम्रता, जवाबदारी के साथ जिंदगी बिताना, और आध्यात्मिकता का तत्व है लोगों तक के दोस्तों ये ज्यादा से ज्यादा सेवा में लोगों के वो पास इट ऑन करना। जितना ये चीजें मैं करूंगा दोस्तों, उतना ज्यादा अल्कोहलिक्स अनोनिमस में भगवान ने मुझे क्यों लेके आया इस उद्देश्य की पूर्ति होंगी। और अल्कोहलिक्स अनोनिमस जो मुझे मन की प्रसन्नता, आनंद, संतुष्टि, फ्रीडम ऑफ लाइफ, ये सारी चीजें जो देने वाला है, जो मेरे प्रोमिसेस उन्होंने करके रखे, वो निश्चित तौर पर मिलते हैं। तो दोस्तों स्पॉन्सर की मदद लूं और ये सारी चीजें करूं जो मैं करने की प्रैक्टिस करते रहता हूँ दोस्तों। ये दोस्तों मेरे ये अनुभव थे, मैंने आप लोगों के सामने रखने की कोशिश की। मैं फिर से दोस्तों कोकन फेलोशिप ऑनलाइन की तरफ से मुझे मेरे अनुभव रखने के लिए मौका दिया, आप सब लोग का आभारी हूँ। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।